तो तुम्हारा 20th सेंचुरी बॉयज के थर्ड पार्ट में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 31 से 50 तक, यानी कि 20 चैप्टर्स। और मैं कहना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स में बड़े धमाके हुए हैं, कई फ्लैशबैक्स और रेफरेंसेस देखने को मिले हैं, और सरप्राइजेस से तो ये भरा हुआ है। मतलब कि एक तरह से नाओकी उरासावा है। भैया जी आप तो। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं तुमसे सैटरडे या संडेज को वार्तालाप करने के लिए आया करूंगा। सो बी रेडी विद योर क्वेश्चन, नॉट अ पर्सनल वन। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रिकैप। पिछली वीडियो में हमने देखा कि केंजी अपनी दोस्त युकीजी से मिलता है, जो उसे उसके पुराने दोस्त ओचो के बारे में उसे बताती है। फिर केंजी एक फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन के बंदे से मिलता है, जो उसे बताता है कि ये सारे आइडियाज जो फ्रेंड यूज कर रहा है वो उसी के हैं। फिर वो फ्रेंड से भी मिलता है, जो उसे बताता है कि वो काना का बाप है। और बाद में फ्रेंड के बंदे आकर केंजी की दुकान भी उड़ा देते हैं। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। चैप्टर 31 to 35। हम देखते हैं कि केंजी की दुकान चले हुए 3 हफ्ते हो चुके थे, और युकीजी और केंजी के दोनों दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। युकीजी उन्हें बताती है कि डोंकी की डेथ और केंजी की दुकान चलने के पीछे फ्रेंड का ही हाथ है। ये सुनकर वो दोनों शॉक में थे। दूसरी तरफ हमें केंजी, काना और उसकी माँ दिखाई जाती हैं, जो युकीजी के ग्रैंडपा के घर पर रह रहे होते हैं। घर जलने की वजह से उसकी माँ काफी दुखी थी और उसे कई बातें सुना रही होती है। और तभी वो उसे बताती है कि केंजी, तुमने कई साल पहले मेरे गार्डन में से पेड़ निकाल कर उधर कुछ दफना दिया था। केंजी सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैंने सचमुच कुछ वहां दफनाया था। फिर केंजी अपनी दुकान के पास जाता है, जहां उसे अपना जला हुआ गिटार मिलता है, जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किया था। फिर वो गार्डन की तरफ जाकर खोदता है और उसे वहां अपनी नोटबुक का प्रॉफिट मिलती है, जिसमें उसके सारे प्लान्स लिखे हुए थे। युकीजी जब उसके दोस्त के साथ उसे मिलने के लिए आती है तो वहां से जा चुका था। रास्ते में उसे गॉड मिलता है, जो उसे उसकी लेजर गन देता है और उसे सलाह देता है गटर में जाकर रहने के लिए। अब हम टाइम में 2-2.5 साल आगे जाते हैं, समर के 2000 में, जहां हमें थाईलैंड दिखाया जाता है। और वहीं एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसका नाम शोगन था। और वो आकर कुछ लोगों को मारता है और वहां से एक आदमी को बचाता है। फिर जाते हुए वो उसका वॉलेट ले लेता है। फिर वो बार में बैठा 2 लड़कियों के बीच नूडल खा रहा होता है, और वो दोनों ही उसे अपने घर ले जाने की जिद करती है। रिलैक्स बॉयज, डोंट बी जेलस। तभी उसमें से एक बंदी बोलती है कि तुमने गोगो बाहर की एक लड़की मे को वहां से भागने में मदद की ना। वो कहता है हाँ, मैंने उसे उसके घर जाने में मदद की, क्योंकि उसका बच्चा काफी बीमार था। पता है, इसकी वजह से अब उधर का मालिक तुम्हें मारना चाहता है। तभी एक लड़की आकर शोगन की हेल्प मांगती है कि उसकी एक दोस्त डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने वाली है। शोगन उसे काम डाउन करता है और उसे बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शोगन लेटा हुआ है और एक बच्चा उसे पूछ रहा था कि पापा आप कब वापस आओगे। लेकिन जब उसकी पूरी आंखें खुलती है तो वहाँ गोगो बाहर के आदमी थे, जो उसे मारने के लिए आए थे। वो उनसे बचने के लिए खिड़की से कूद जाता है और एक आम के ठेले पर आकर गिरता है। फिर वो जाता है अपने दोस्त फुजियामा ट्रेवल के पास। वो कहता है जिस लड़की को तुमने चैपियन के बाहर से भगाया, उसके पास एक प्रीशियस ड्रग था, रेनबो किड नाम का, जो कि चैपियन के लिए काफी कीमती था। और आजकल जापान में उसकी तगड़ी सेल चल रही है, इसलिए अब वो तुम्हें मारने के पीछे पड़ा हुआ समझे। और हाँ, तुम्हारे लिए काफी बार एक आदमी का कॉल आ रहा है जापान से। तभी फिर से उसके पास एक कॉल आता है। वो शोगन से कहता है एक काम आया है, एक जापानीज टूरिस्ट ने ड्रग ओवरडोज कर लिया है और वो एक होटल में पड़ा हुआ है, तुम्हें वहां जाकर उसे बचाना है। फिर शोगन वहां जाता है और उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ऑफिसर था और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आया था। और वो फ्रेंड का भी नाम लेता है, लेकिन शोगन को बाकी कुछ समझ नहीं आता और फिर वो मर जाता है। जिसके बाद फिर वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रहा था और उसके बैग में उसे एक फ्रेंड का बैच मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है ये सिंबल को तो मैं जानता हूँ। फिर हमें शोगन का पास दिखाया जाता है, जहाँ वो पहाड़ पर एक मॉन्क से मिलता है। अब प्रेजेंट टाइम में शोगन फुजिमिया को कॉल करता है और कहता है आज के बाद मैं ड्रग्स वगैरह के केस नहीं करूंगा। पता है वहाँ पुलिस आ गई थी, जैसे तैसे मैं जुगाड़ करके वहाँ से निकल पाया हूँ। तभी पीछे से वो लड़की आती है और उसे बताती है कि जिस लड़की मे को उसने बचाया था, उसे चैपियन के आदमियों ने फिर से पकड़ लिया है। ये सुनकर शोगन सीधे उसे बचाने के लिए जाता है और उन सबको मारता हुआ वो उसे बचा लेता है। लेकिन नीचे एक आदमी उन्हें रोक लेता है। तभी साइड से कुछ आदमी आते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा कर भाग जाता है। हम देखते हैं कि वो मांझ में इंचू था। शोगन उन्हें थैंक्स कहता है उन्हें बचाने के लिए, और वो उन्हें अपना कार्ड देता है और कहता है मैं कैबिनेट मेंबर हूँ फ्रेंडशिप डेमोक्रेटिक पार्टी का। और फिर वो उन्हें अपनी गाड़ी में बस स्टॉप तक छोड़ जाता है।
उसके बाद शोगन मे को कुछ पैसे देता है उसके बच्चे के इलाज के लिए। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुम काफी स्ट्रांग हो शोगन। फिर हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ वो मॉन्क उसे ट्रेन कर रहा था। उसके बाद वो उसे उसके घर जाने वाली बस में बिठाकर वापस फुजिमिया के पास आ जाता है और एक झपकी ले लेता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है बाहर मे वहाँ घायल पड़ी हुई थी। वो उसे उठाता है और उससे पूछता है ये क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम वापस क्यों आई। फिर वो कहती है मैं तुम्हें बताने आई थी कि वो जापानीज कैबिनेट मेंबर उसे मैंने चैंपियन के साथ देखा था। उसने चैंपियन के आदमी को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। मैं जब तुम्हें ये बताने आ रही थी तो उनके आदमियों ने मुझे देख लिया और मुझे मारने की कोशिश की और फिर बस वो उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। तभी फिर से शोगन के लिए उस जापानीज आदमी का कॉल आ रहा था और जब वो कान पर फोन लगाता है तो वो उसे कहता है ओचो इट्स मी केंजी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये शोगन असल में ओचो है। चैप्टर 36 to 40। हमें पास्ट में दिखाया जाता है कि यानमो एंड माओ ने उनका बेस तबाह कर दिया था। केंजी योशितुने से कहता है रोना बंद करो, वैसे भी हमारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अभी जो हमारे लिए मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा हॉलीडे होमवर्क, जैसे मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। फिर वो बाद में अपने दोस्त मारू से मिलता है जो रो रहा था और वो उसे बताता है कि उन इवल ट्विंस ने सबके सामने उसकी पैंट उतार दी थी। ये सुनकर केंजी को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को अकेले मारने के लिए जाता है। अब केंजी की मदद करने के लिए वो ओचो को बुलाने आते हैं और फिर वो जाकर केंजी की मदद करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में फोन पर केंजी ओचो की मदद मांग रहा था और उसे कहता है कि यहाँ एक फ्रेंड नाम के बंदे ने तबाही मचा रखी है। ओचो उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करूंगा और फिर वो मे की बॉडी उसकी फैमिली के पास पहुंचाता है और फिर वो अपनी ट्रेनिंग याद करता है जहाँ उसके मास्टर ने उसे डर का सामना करना सिखाया था और उसे वाटरफॉल से फेंक दिया था। उसके बाद वो रेनबो के ड्रग की तलाश करने लगता है जहाँ एक बंदा उसे बताता है कि पहाड़ के पास एक टेंपल है जहाँ तुम्हें इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो उधर पहुंचता है तो धुएं के मारे उसे खांसी होने लगती है। सामने बैठा शख्स उसे कुछ पीने के लिए देता है जो कि वही ड्रग था और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो भागकर अंदर जाता है तो वहाँ वही लड़का बैठा हुआ था जिसने अपने दोस्त और केंजी की दुकान को जलाया था और फिर वो प्रोजेक्टर में उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें एक बड़ा सा रोबोट था और उसे देखकर उसकी फट जाती है और फिर वो उसे फ्रेंड का सिंबल दिखाता है। फिर वो आता है और उसे कहता है तुम्हें डर के बारे में जानना है और उसे प्याली में और रेनबो किट देता है जिसे पीकर उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती है जहाँ वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसकी शादी हो गई थी, एक बच्चा था, लेकिन वो काम में इतना ऑब्सेस्ड था कि वो अपने परिवार वालों को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। वो उसे फिर धड़ाधड़ रेनबो किट दे जा रहा था लेकिन उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो उसे बताता है कि ये सिंबल मैंने ही बनाया था। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा इस ड्रग से। फिर हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ एज यूजुअल वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और एक दिन उसके पास खबर आती है कि उसके बच्चे ने किसी और शख्स को अपना पापा समझ लिया था, जिसके बाद रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। इस इंसिडेंट ने ओचो को हिला दिया था कि उसने अपने बेटे के साथ इतना भी टाइम नहीं बिताया कि उसने किसी दूसरे आदमी को अपना बाप समझ लिया। फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आते और ओचो कहता है उससे मैंने इससे भी खतरनाक पॉइजन पी लिए हैं जिंदगी के, मुझे इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके सामने रोने लगता है और उसे कहता है मैंने अपने दोस्त को मार दिया, यहाँ तक कि फ्रेंड का प्लान भी फेल कर दिया, अब वो मुझे मार देगा। ओचो कहता है मेरी मदद करो इस रेनबो किट को खत्म करने में, वैसे ही फ्रेंड तो अब आने नहीं वाला तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो उनके बेस पर जाकर लड़ते हैं और वो अपने सारे साथियों को वहां से निकालता है। ओचो अंदर जाकर उन ड्रग्स की बोरियां खाली कर देता है और फिर उन सब में आग लगा देता है, लेकिन अभी भी कुछ बंदे उधर फंसे हुए थे। वो बच्चा कहता है कि मैं अंदर जाकर उन्हें बचाने जा रहा हूँ और ओचो के मना करने पर भी वो अंदर चला जाता है और फिर वहाँ धमाका हो जाता है जिसमें वो बच्चा मारा जाता है। उसके बाद आखिरकार ओचो जापान पहुंचता है। एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिशियल उसका बैग चेक करने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड का बैच उसके पास देखता है वो उसे जाने देता है। बाहर वो देखकर हैरान था कि सब के सब अपने फोन में लगे हुए थे। फिर वो एक होर्डिंग देखता है जहाँ फोन्स फ्री में दुकान पर मिल रहे थे। ये देखकर भी वो हैरान हो जाता है। तभी पीछे से केंजी उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके बेटे के ग्रेव पर वो हर साल उसके बर्थडे पर फूल भिजवा देते। उसी डिलीवरी बॉय से मुझे पता चला कि तुम थाईलैंड में हो। ओचो कहता है वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक टेररिस्ट बन जाओगे। हम देखते हैं कि सामने केंजी का एक वांटेड पोस्टर लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि उसने मेडिकल कॉलेज को उड़ाया है। वो कहता है मैं ये दुनिया को बचाने के लिए कर रहा हूँ और हाँ दिसंबर 2000 तक ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है और हम ही है जो उसे बचा सकते हैं। फिर वो उसे गटर में ले जाता है
जहाँ उसका सीक्रेट बेस था, जहाँ ओचो उसकी माँ से मिलता है। और हम देखते हैं कि काना भी थोड़ी बड़ी हो गई थी। ओचो उससे कहता है तुम भी काफी वर्कआउट वगैरह करने लगी हो। केंजी बताता है कि हाँ मैंने कुंफू मार्शल आर्ट्स वगैरह सब कुछ सीखने की कोशिश की है। फिर उसे दिखाता है कि उसने कैसे बॉम्ब बनाकर मेडिकल कॉलेज को उड़ाया था। वो मेडिकल कॉलेज भी मैंने इसलिए उड़ाया क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स के बंदे वायरस बना रहे थे। वो कहता है कि मैंने फ्रेंडशिप पार्टी के हेडक्वार्टर से ये कुछ फ्लॉपी डिस्क भी चुराई थी, लेकिन ये सब कोड लैंग्वेज में लिखी हुई है। फिर ओचो उसकी नोटबुक और प्रोफेसी में उस रोबोट की पिक्चर देखकर बोलता है मैंने इसकी असली पिक्चर देखी है, ये बन चुका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। एंड हाँ यार, मैं अंडररेटेड वर्ड सुनकर थक चुका हूँ कमेंट्स में, सो सब्सक्राइब द चैनल। ओनली यू कैन रिमूव दिस अंडररेटेड टाइटल। चैप्टर 41 to 45। तो अब फिर से आते हैं 1987 में, जहाँ फ्रेंड के लोग प्रोफेसर शिकीहामा के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि वो रोबोट कैसे बनाएंगे, उसमें क्या फंक्शंस होने चाहिए, वो रिमोट कंट्रोल से चलना चाहिए या फिर ह्यूमन कंट्रोल से। और इन्हीं बातों पर उनकी बहस हो रही थी। तभी इंशु अंदर जाकर फ्रेंड से सजेशन लेता है और उन्हें बताता है कि फ्रेंड ने कहा है कि रोबोट में एटॉमिक एनर्जी भी होनी चाहिए। प्रोफेसर शिकीहामा उनकी ये बेतुकी की बातें सुनकर वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो कहता है आप कहाँ जा रहे हो? अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाओगे। बैठे रे भड़वे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा तेरे को। बैठ। दूसरी तरफ हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, यानी कि 2000 में, जहाँ केंजी एक प्लेजर हाउस जाता है, यानी कि कोठा, और वहाँ पर एक काम करने वाली लड़की से मिलता है। वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम शिकीहामा की बेटी हो ना। केंजी उसे बताता है कि खरगोश के कपड़ों में मैं रोज बाहर खड़ा होकर तुम्हें देखता था, तुम एक आदमी के साथ यहाँ से बाहर जाती हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर फ्रेंड का फॉलोअर? वो कहती है मुझे उसने बताया था कि आप एक टेररिस्ट हो। वो उसे पकड़ कर दबोचता है और उसे कहता है तुम्हारे बाप शिकीहामा से काम निकलवाने के लिए वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रहे हैं, समझो इस बात को। वो कहती है मुझे पता है, लेकिन अब मेरे पास कहीं जाने के लिए और कोई जगह भी नहीं है और मैं काफी थक चुकी है और अब मेरा मन भी नहीं करता। और फिर वो उसे फ्रेंड का मैसेज देती है। अंडरग्राउंड एम्परर केंजी वो भी जागने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है कासुमी गेसाकी में। उसके बाद ओचो और केंजी कासुमी गेसाकी जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ वही बंदा आता है और हमें पता चलता है कि ये भी फ्रेंड का ही प्लान था, ओचो और केंजी को फंसाने का। फिर हमें फिर से पास दिखाया जाता है कि वो लोग खेल रहे थे और उनकी बॉल एक पास की गुफा में चली जाती है। ओचो और केंजी अंदर बॉल लेने के लिए जाते हैं कि तभी उनकी बॉल उधर अंधेरे से बाउंस होकर वापस आती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में वो उसी जगह है। उधर एक रूम का लॉक केंजी खोलने की कोशिश करता है। वो ओचो से पूछता है यार कि वो बॉल उस गुफा से वापस कैसे आई थी? ओचो कहता है मैंने सुना था कि वहाँ उस गुफा में एक बंदा रह रहा था और वो उधर मशरूम उगा रहा था। फिर वो उस रूम के अंदर जाते हैं। ओचो कहता है वो फोटो इधर से ली गई थी, इसका मतलब वो रोबोट ऑलरेडी अवेकन हो गया है। तभी उन्हें वहाँ पर एक डीवीडी मिलती है जिसे वो चलाते हैं, तो उसमें फ्रेंड का एक मैसेज था। वो कहता है लेट्स प्ले केंजी कुन, और तभी उसकी बॉल पीछे से वापस आती है और फिर वो रोबोट वहाँ से निकलता है। फ्रेंड कहता है अगर तुम उन 9 बंदों को एक साथ नहीं लेकर आए तो तुम हार जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ओचो और केंजी को मानवो और याबो मार रहे थे तो उन्हें बचाने के लिए उनके दोस्त आते हैं और अभी करंट सिचुएशन में भी वही होगा। अब केंजी अपने सारे दोस्तों को मैसेज भेजता है टेक दिस सिंबल बैक, और उसके सारे दोस्त अपनी जॉब वगैरह सब छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। हाँ, लेकिन कैरी ऑन नहीं आता because he is afraid। फिर वहाँ युकीजी भी आती है जिसे केंजी ने बुलाया भी नहीं था, लेकिन वो जुगाड़ करके वहाँ पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि उसने अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ दी है और अब वो उसका साथ देना चाहती है। और अभी वो टोटल 7 जने हो गए थे, केंजी, ओचो, युकीजी, मारुओ, योशितुने, फुकेबी एंड मोचान। केंजी कहता है वैसे फ्रेंड ने 9 कहा था, इसलिए मैंने 2 और शख्स को अपना मैसेज भेजा था जिन्होंने हमारी बुक ऑफ प्रोफेसी गलती से देख ली थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे असल में यानबो एंड माबो होते हैं जो प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल बदल चुके थे। वो काफी दुबले पतले और काइंड हो गए थे और एक काफी बड़ी कंपनी चला रहे थे। योशितुने जब उससे मिलने आता है तो वो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं हमें केंजी का लेटर मिला था, उससे कहना कि यू आर नॉट अलोन, हम भी तुम्हारे साथ हैं। अब हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, हम चलते हैं। उसके बाद रात में उनकी मीटिंग बांजो में इंचू के साथ थी। ये साला बहन हर जगह पहुंच जाता है और फिर वो दोनों उन्हें केंजी के बारे में बताते हैं। वो उसे ये भी दिखाते हैं कि उसने ये लेटर भी भेजा था जिसमें उसकी अंडरग्राउंड बेस की लोकेशन थी। प्लीज सर, हम चाहते हैं कि आप उसकी मदद करें, वो बेचारा अच्छा आदमी है लेकिन वो शायद भटक चुका है। चैप्टर 46 to 50। फिर हमें दिखाया जाता है कि केंजी अपनी माँ और काना को शहर से बाहर भेजता है उनकी सेफ्टी के लिए। उसके बाद ओचो उनके लिए कहीं से जुगाड़ करके
गन्स लेकर आता है। फिर केंजी उन्हें अपना डायनामाइट दिखाता है। वो कहता है कि मैं इसे फाइनल डे पर फ्रेंड को उड़ाने के लिए यूज करूंगा। अगर अभी भी तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन वहां से कोई भी नहीं जाता। फिर गॉड आकर केंजी से कहता है, मुझे एक बुरा सपना है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं और केंजी गटर में बैठा अपनी बुक ऑफ प्रोफेसी देख रहा था, जिसमें सब कुछ जैसा प्लान था वैसे ही हो रहा था। और उसमें लिखा हुआ था कि वो 9 जने मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे। लेकिन दिसंबर 2000 में जायंट रोबोट के अटैक के बाद क्या हुआ वो उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उनके बाद के पेजेस फटे हुए थे और एक पेज पर बिल्डिंग टूट रही थी और उस पर सिग्नल था फायर्ड, जिसका मतलब भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर रेडियो की खबर सुनकर हमें पता चलता है कि उनके बेस पर पुलिस की रेड हुई थी और गॉड की मदद से वो बच गए। उसके बाद एक एक करके उसके दोस्त उसे रिपोर्ट देते हैं और उनमें एक बात सिमिलर थी कि ना तो फ्रेंड अपनी किसी पार्टी की गैदरिंग में गया और ना ही उसका मांजुमे इंचू के साथ कोई भी कांटेक्ट हुआ। ओचो अभी भी बाहर डाइट बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ था और युकीजी वहां से वापस आ जाती है। फुके भी कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि फ्रेंड एग्जिस्ट भी करता है। मोचान कहता है वैसे 1997 में वो जम्स अटैक और हानेडा एयरपोर्ट उड़ने के बाद अभी तक 2-2.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब वो वहाँ सब आ जाते हैं तो केंजी उनसे कहता है, शायद तुम सब सही कह रहे हो, हमें गिव अप कर देना चाहिए। मैंने इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। तभी केंजी को याद आता है कि वो सिग्नल नेशनल डाइट बिल्डिंग को उड़ाने का था और तभी गॉड भी कुछ नोटिस करता है और तभी उसे ओचो का फोन आता है और वो उससे कहता है कि सामने खड़ी नेशनल डाइट बिल्डिंग उड़ा दी गई है और ये सिग्नल काउंटडाउन है ह्यूमैनिटी का खत्म होने का। अब नेशनल डाइट बिल्डिंग उड़ने के अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उधर कई मेंबर्स मारे गए और कई घायल हो गए, लेकिन फ्रेंडशिप पार्टी के एक भी मेंबर को कुछ नहीं हुआ और इस धमाके का इल्जाम केंजी के ऊपर लगा दिया गया है क्योंकि उसने पहले भी मेडिकल कॉलेज उड़ाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि ओचो अपने फ्रेंड्स को हाईजैकिंग की प्रैक्टिस करा रहा होता है क्योंकि दिसंबर बस खत्म ही होने वाला है और अब मांजुमे इंचू को किडनैप करने के अलावा इनके पास कोई और प्लान नहीं था। अब उससे ही वो फ्रेंड के बारे में पता लगाने वाले थे। अब 31 दिसंबर 2000 का दिन आता है जहाँ मोचान बाहर से मांजुमे इंचू पर नजर रख रहा था, लेकिन डाइट बिल्डिंग के धमाके के बाद उसकी सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि केंजी बाहर काना और उसकी माँ को फोन करने के लिए जाता है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। फिर वो थोड़ी देर रोड पर गिटार बजाने लगता है और सामने से 2 लोग उसकी तारीफ करते हैं। फिर वो जब वो वहां से जा रहा होता है तो पीछे से काना वहां आ जाती है। वो उसे देख हैरान हो जाता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ कैसे आ गई? वो कहती है मैं बिना बताए अकेले ट्रेन से आ गई। हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे अपनी स्कूटी पे जा रहे थे, तभी सामने वो जायंट रोबोट आकर उन्हें उड़ा देता है। हम देखते हैं कि वो सब रेडियो पर इस तबाही की खबर सुनते हैं। केंजी आकर कहता है इट स्टार्टेड। फिर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि कई देशों में जैसे कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को वगैरह में लोग सड़कों पर खून बहने की वजह से मर रहे थे, यानी कि वही वायरस। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर तक मर जा रहे थे। ये सारी डिस्ट्रक्शन का इंजाम भी केंजी पे ही लग रहा था। जापान में लोग पागल हो रहे थे और उधर भी कुछ लोग सड़कों पर उस वायरस की वजह से मर रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। हर तरफ सिर्फ तबाही थी, जैसा फ्रेंड ने कहा था। अब केंजी और उसके दोस्त तैयार होते हैं अपनी गन्स और डायनामाइट के साथ। केंजी काना को बाय करता है और जब वो वहां से निकल रहे होते हैं तो याशुतोनी ओचो से पूछता है कि जाने से पहले मुझे ये बताओ कि ये सिंबल तुमने क्या सोचकर बनाया था। फिर वो उन्हें पास के एक शॉप में ले जाता है जहाँ उन्हें की टाइम की एक मांगा वो उन्हें दिखाता है जिसके नीचे एक फिंगर का साइन बना हुआ था। वो कहता है यहीं से मैंने ये लिया था एंड तुम लोग कहते थे ना मेरी आंखें काफी बड़ी हैं, तो वो मैंने इस पर बना दी। वो सब ये सुनकर हंसने लगते हैं और फिर निकलते हैं दुनिया को बचाने के लिए। और पता है इस चैप्टर का नाम क्या था? द लास्ट चैप्टर। एंड नाउ जब हम फाइनल फाइट में पहुंचने वाले थे तो अगला चैप्टर 50 स्टार्ट होता है टाइम स्किप से। व्हाट अ मूव नाओगेरासावा। तो अब हम वहीं आ गए हैं जहां से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था। 21st century UN headquarters announcing the people's name who saved 21st century। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि हम 2014 में है और हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो फर्स्ट चैप्टर में सो रही थी और वो उठती है तो उसे खिड़की के बाहर एक जायंट रोबोट दिखता है। लेकिन अभी हम उस टाइम से थोड़ा सा पहले हैं और पता है ये लड़की कौन है? काना। और हमें दिखाया जाता है कि वो रेंट पर एक जगह पर रह रही है और उसका नेबर उसे कुछ हरकतें करते हुए देख लेता है। एंड देन ही स्टार्ट लाइकिंग हिम। आई मीन आई डोंट ब्लेम द मैन, आई मीन ही सॉ द ब्यूटी स्पॉट, इट्स जस्ट अ जोक। फिर हमें दिखाया जाता है शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट जहाँ गोजो वर्सेस सुकुना की भी लड़ाई हुई थी और ऐसी उधर बाहर गोली वगैरह चल रही होती है और उधर ही एक रेस्टोरेंट में काना काम करती है। वो थोड़ी देर में वापस आने को कहकर वहां से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहीं उस गली में काना रोड पर भाग रही थी
और कुछ गैंगस्टर्स उस पर गोली चला रहे थे और वो उनके फायर्स को डॉज करते हुए उन पर चिल्लाती है, बस करो अब। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी बज़ा की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो